नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। रशिया के साथ जिस तरह से हमने रिश्ते खराब किए, अमेरिका के कहने पर हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया और भी हम जिस तरह से अमेरिका के करीब जाते जा रहे हैं और अपने ट्रेडिशनल दोस्त जिससे हमारी लंबी दोस्ती रही है, जिसने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में हमेशा हमें सेव किया है, उस रशिया से हम दूरी बनाते जा रहे हैं। उसके असरात अब धीरे धीरे दिखने शुरू हो गए हैं और आगे और दिखेंगे। पाकिस्तान के साथ रशिया ने हाथ बढ़ाया है और पाकिस्तान के साथ जो समझौता हो रहा है वो ये है कि सड़क और हवा दोनों के रास्तों से पाकिस्तान और रशिया के बीच में सीधा रिश्ता बनेगा। यानी हवाई संपर्क बढ़ेगा, जहाजें बढ़ेंगी, मास्को से सीधे इस्लामाबाद आएंगी, इस्लामाबाद से सीधे मास्को जाएंगी और साथ में सड़क के रास्ते से भी रशिया जुड़ेगा पाकिस्तान के साथ। इसके पहले भी रक्षा सौदा एक हो चुका है पाकिस्तान और रूस का, और ऐसा लग रहा है कि मौके का पूरा फायदा उठाते हुए पाकिस्तान अब वो कर रहा है जो कभी हम करते थे कि रिश्ता रखते थे रशिया के साथ बहुत अच्छा, लेकिन अमेरिका के साथ भी रिश्ता खराब नहीं करते थे, अमेरिका के साथ भी रिश्ता रखते थे। जो गुटनिरपेक्ष स्थिति थी हमारी, जो हम किसी के साथ अलाइन नहीं थे, हम सबके साथ रिश्ता रखते थे, लेकिन रशिया के साथ अच्छा रिश्ता रखते थे। मोदी जी के जमाने में यह हुआ है कि हम धीरे धीरे अमेरिका के कैंप की तरफ सरकते चले गए हैं। इजराइल और अमेरिका के एक्सिस में हम फंस गए हैं और कई बार तो ऐसा लगता है जिस तरह हमारे यहां रॉथस्चाइल्ड बैंक आ रहा है, जिस तरह से एलन मस्क का जो स्टार लिंक है वो हमारे यहां आ रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि हम अमेरिका और इजराइल के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं और ये जानबूझकर किया गया है, ये धीरे धीरे जानबूझकर किया गया है कि हम पूरी तरह से अमेरिका के कब्जे में चले जाएं। नतीजा यह हुआ है कि आस पड़ोस के सारे देश हमारे दुश्मन बनते जा रहे हैं और पाकिस्तान बड़ी होशियारी के साथ आप देख रहे हैं कि अपने रिश्ते चाइना के साथ भी अच्छे रख रहा है। चाइना के साथ तो उसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका के साथ भी उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। उसके आर्मी चीफ जाते हैं और अमेरिका में बैठकर, व्हाइट हाउस में बैठकर ब्रेकफास्ट करते हैं, कॉफी पीते हैं, लंच करते हैं। मुस्लिम कंट्रीज के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, टर्की के साथ रिश्ता उसका बहुत अच्छा है। ऑपरेशन सिंदूर के समय टर्की ने उसकी पूरी मदद की, जबकि टर्की ट्रेडिशनली, अगर मुस्तफा कमाल पाशा के जमाने से याद करें, तो हिंदुस्तान के साथ अच्छा रिश्ता रखने वाला रहा है। मुस्तफा के समय कोई आके लिख जाएगा भारत में ब्रिटिश शासन था, लेकिन यह भी पढ़िए कि हमारे जब लीडर्स इंग्लैंड जाते थे, टर्की में कमाल पाशा से उनकी मुलाकात होती थी और कमाल पाशा उनको वेलकम करते थे। उधर अरब कंट्रीज में सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान ने समझौता कर लिया और वो तो ऐसा समझौता है कि पाकिस्तान पे कोई हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा। दोनों अगर लड़ाई की स्थिति आती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होंगे और आप हर जगह से किनारे होते चले जा रहे हैं। ईरान से एक जमाने में हमारा बहुत अच्छा रिश्ता था और रिश्ते की वाजिब वजहें थी। एक तो ऐतिहासिक रिश्ता हमारा ईरान के साथ है और दूसरा यह कि पाकिस्तान में जो बलूच इलाका है, बलूचिस्तान जिसको कहते हैं, ईरान उस पर अपना दावा समझता है। आप कश्मीर पर अपना दावा करते हैं, तो आपके बीच में एक रिश्ता था, ईरान और भारत के बीच में एक रिश्ता था। और जब जब इस्लामिक कंट्रीज के सम्मेलन में भारत के खिलाफ प्रस्ताव पास होने की बात आई, ईरान ने उसको रुकवाने का काम किया, कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन आपने इजराइल के साथ खड़े होकर 12 रोजा जंग के दौरान ईरान का पक्ष न लेकर, जबकि सब जानते हैं ईरान के ऊपर हमला हुआ था, ईरान कहीं हमला करने नहीं गया था, लेकिन उसके बावजूद आपने ईरान का पक्ष नहीं लिया, ईरान के साथ आप खड़े नहीं हुए। नतीजा यह कि ईरान के साथ भी आपके रिश्ते गड़बड़ होते जा रहे हैं। अरागची लगातार पाकिस्तान आते हैं, कभी पजेश्कियन पाकिस्तान आते हैं, लेकिन हिंदुस्तान आने की जरूरत उनको महसूस नहीं होती है। तो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में आपने अपना रिश्ता खराब किया। जो इमेज बन रही है हिंदुस्तान की वो तो सब जानते ही हैं। जिस तरह से यहां दिन रात हिंदू मुसलमान होता है, उसका असर मिडिल ईस्ट में कैसा पड़ता है, ये वहां जाने पर, वहां के लोगों से बात करने पे समझ में आएगा। सरकारें सीधे कुछ नहीं बोलती हैं। सरकारें, चूंकि अमेरिका और इजराइल से आपका रिश्ता है, तो सीधे आपके ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगी, लेकिन अंदर अंदर जो गुस्सा पनप रहा है वो तो दुनिया देख ही रही है। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि फलस्तीन जैसे मुद्दे पर दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट देशों की राय ली गई। सारे इंपॉर्टेंट देश उसमें अपना रोल निभा रहे हैं, चाहे यूरोप के देश हों, चाहे मिडिल ईस्ट के देश हों, चाहे बाकी देश हों, लेकिन हिंदुस्तान उसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि आपका कोई स्टैंड ही नहीं है।
आप कभी इजराइल के खिलाफ वोट कर देते हो, कभी इजराइल के पक्ष में वोट कर देते हो, और सब जानते हैं कि भारत की सरकार इजराइल के कितने करीब आती चली गई है। और जैसे जैसे आप इजराइल के करीब आओगे, जैसे जैसे आप अमेरिका के करीब आओगे, जाहिर है मिडिल ईस्ट में आपकी इज्जत गड़बड़ होगी, और बहुत सारे मुल्क, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या इस तरह के सारे मुल्क जो हैं, जो आपको कभी पक्का दोस्त समझते थे, अब आपको ऐसी निगाह से देखते हैं कि भरोसा नहीं किया जा सकता। अब मान के चलते हैं कि भारत फाइनली अमेरिका और इजराइल के साथ ही जाकर खड़ा होगा। दरअसल टर्की के इस्तांबुल में ओआईसी का सम्मेलन था। ओआईसी के जो खास तौर पे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स हैं, उनका सम्मेलन था, इस्तांबुल में यह हुआ था। और इसमें पाकिस्तान के मिनिस्टर थे अब्दुल अलीम खान और रशियन मंत्री थे दिमित्री जेवरेव। इन लोगों की बैठक हुई और यह तय पाया गया कि मॉस्को इस्लामाबाद के लिए सीधी फ्लाइट बिना देर किए फौरन से पेशतर शुरू की जानी चाहिए। हो सकता है अगले 2-3 महीनों में खबर आ जाए कि जैसे ढाका से कराची के लिए सीधी फ्लाइट हुई है, बांग्लादेश से पाकिस्तान का रिश्ता बहुत बेहतर हुआ है, वैसे ही रशिया के साथ भी पाकिस्तान का रिश्ता बेहतर हो और इस्लामाबाद और मॉस्को के बीच में सीधी फ्लाइट आपको दिखाई दे। इस दौरान यह भी कहा गया कि पाकिस्तान सरकार ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सहयोग बढ़ाने के लिए सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के विकास में रूस के साथ मिलकर काम करेगी। अब आपको लग रहा होगा कि कौन पाकिस्तान से बस से रशिया जाएगा। सड़क ट्रांसपोर्ट बस चलाने के लिए या लोगों को यहां से वहां भेजने के लिए नहीं होता है। सड़क ट्रांसपोर्ट तब शुरू होता है या सड़क ट्रांसपोर्ट की जरूरत तब महसूस होती है जब माल यहां से वहां जाना हो, सामान यहां से वहां जाना हो। यानी सीधी सी बात है कि रूस और पाकिस्तान आपसी ट्रेड लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, बहुत सारे बैन लगे हैं। भारत में तेल खरीदने के मामले पर 25% का टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने, आपको अच्छी तरह से याद है। और उसके बाद ट्रंप का बयान आया कि ट्रेड डील हो गई है, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, इसलिए अब हम 25% हटा रहे हैं। लेकिन साथ में यह भी आया कि नजर रखी जाएगी भारत के ऊपर, अगर भारत ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदा तो फिर से 25% का टैरिफ लगा दिया जाएगा। यह बेहद अपमानजनक है कि कोई देश हमारे ऊपर नजर रखेगा। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं, हम एक आजाद देश हैं, लेकिन हमारे ऊपर नजर रखेगा अमेरिका कि हम रशिया से तेल खरीदे या फिर नहीं खरीदे। और आप देखिए भारतीय नेताओं के बयान और अमेरिकी नेताओं के बयान में फर्क देखिए। म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन जो चल रहा है जर्मनी के म्यूनिख में, उसमें हमारे जयशंकर साहब भी गए हुए हैं। उस सम्मेलन में मार्को रूबियो ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि भारत ने इस बात पर सहमति जताई है, इस बात पर हां कही है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, धीरे धीरे बंद करेगा रूस से तेल खरीदना। लेकिन वहीं पर जब जयशंकर साहब से सवाल पूछा जाता है, जर्मनी के विदेश मंत्री जोहान वेटफुल के साथ वो मीटिंग कर रहे थे, उसमें सवाल पूछा गया तो वो उसको गोल गोल घुमाते हैं, कहते हैं भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के लिए, यानी टैक्टिकल तरीके से जो हमारी स्वायत्तता है उसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जहां से चाहेगा तेल खरीदेगा। देश की जो ऊर्जा खरीद होगी, तेल की खरीद होगी, वो कास्ट पे डिपेंड करेगी, जोखिम पे डिपेंड करेगी और कहां से अवेलेबिलिटी है, यानी कास्ट, रिस्क और अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी। और उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार जो इंटरनेशनल मार्केट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और भारत की तेल कंपनियां स्वायत्त हैं, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेंगी वगैरह वगैरह वगैरह। आप बताइए, उसी सम्मेलन में मार्को रूबियो साफ साफ कह रहा है भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है। खबर आ रही है कि हमारी तेल की खरीदी रूस से बंद हो गई है, कम हो गई है। खबर आई कि रूस से जो तेल के टैंकर भारत के लिए चले थे, चाइना ने उनको बेहद सस्ते दामों पे खरीद लिया है और चाइना की जो तेल की खरीदी है वो सबसे ज्यादा अभी तक की हो गई है। अब कोई सवाल करेगा चाइना ज्यादा तेल का क्या करेगा, वही जो आप रूसी तेल का कर रहे थे। बहुत कम लोगों को ये टेक्निकलिटीज पता होती हैं और YouTube वगैरह पे बहुत ज्यादा बताया नहीं जाता है, लेकिन इस बात को समझिए आप, रूसी तेल सारा का सारा अपने मार्केट में नहीं खप रहा था। अंबानी साहब रूस से तेल खरीद रहे थे, यूरोप ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो अंबानी साहब रूस से तेल खरीद रहे थे और यहां से वो तेल यूरोप में भेजा जा रहा था और पिछले दिनों इंडिया यूरोप में तेल का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था, जबकि भारत में तेल नहीं पाया जाता इतना। तो आप अंदाज लगाइए कि रूस से तेल खरीद के हम यूरोप को भेज रहे थे, बेच रहे थे।
और प्रॉफिट, सीधी सी बात है कि प्रॉफिट अंबानी कमा रहे थे, देश की जनता को कोई फायदा नहीं हुआ सस्ते तेल का। ऐसे ही चाइना जिस तरह से तेल इकट्ठा कर रहा है, वो भी वर्ल्ड मार्केट में तेल बेचेगा, सबसे सस्ता तेल उसके पास है। तो जाहिर है अमेरिकन प्रतिबंधों के बावजूद बहुत सारे मुल्क उससे तेल खरीदेंगे। आप सोचिए, आपने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया, आपने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, चाइना रशिया से भी तेल खरीद रहा है, ईरान से भी तेल खरीद रहा है, और इस तरह से उसको दुनिया का सबसे सस्ता तेल मिल रहा है। और आप इस बात के लिए मजबूर हैं कि वेनेजुएला या अमेरिका से तेल खरीदें या ऐसी जगहों से तेल खरीदें जो महंगे हैं। अब आप ये बताइए कि आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिसी है घुटने टेक देने वाली, वो पॉलिसी आपको क्या दे रही है, क्या मिल रहा है आपको, किसी को नहीं पता। एप्स्टीन फाइल के चलते ये सारा कुछ हो रहा है, या फिर विकास यादव वाला जो मामला फंसा है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, निखिल गुप्ता ने यह मान लिया है कि साजिश हो रही थी वहां पर पन्नू को मारने की। उसके लिए रॉ के एक ऑफिसर विकास यादव ने उससे संपर्क किया था और संपर्क करने के बाद पैसा वगैरह दिया था, और भारत सरकार उसमें बहुत बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। उसका प्रेशर है, या अडानी जी के बिजनेस का प्रेशर है, या क्या प्रेशर है? किस तरह से भारत की पूरी मार्केट और इज्जत अमेरिका के पास गिरवी रख दी गई है, यह बहुत मुश्किल है समझना। और इस पर राहुल गांधी जब सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब किसी के पास नहीं है। अमित शाह कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष से बहस करने। क्यों भाई, कौन है भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा का अध्यक्ष जिससे बहस करेंगे राहुल गांधी? राहुल गांधी एलओपी हैं, अगर बहस करने की हिम्मत है तो एक तरफ नरेंद्र मोदी बैठे और एक तरफ राहुल गांधी बैठे, बहस हो जाए। नरेंद्र मोदी के साथ उनकी सारी जितनी उनकी सेक्रेटरीट है वो भी बैठ जाए, राहुल गांधी भी अपने साथ जिनको बिठाना चाहें बिठा लें, या फिर 1 to 1 किसी को ना बिठाएं, आमने सामने किसी टीवी चैनल पर बिना किसी डिस्टरबेंस के सीधी बहस हो जाए। सरकार को और देश को सबको समझ में आ जाएगा कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। जनता युवा मोर्चा से क्यों बहस करेंगे? अगर युवा मोर्चा से बहस करनी है तो फिर युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बहस करेगा, बहस बराबरी की होती है, या फिर कल के लड़के से राहुल गांधी बहस करेंगे? बहस करने की हिम्मत नहीं है। एक साहब टीवी चैनल पर बैठकर बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी सवालों से ऊपर हो गए हैं। भाई साहब, सवालों से ऊपर हो गए हैं, पहाड़ पर चले जाएं, कैलाश पर संन्यास ले लें और वहां पर आराम से साधना करें, कोई उनसे सवाल नहीं पूछेगा। जो प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेगा, विदेश मंत्री की गद्दी पर बैठेगा, वाणिज्य मंत्री की गद्दी पर बैठेगा, उससे सवाल तो पूछे जाएंगे। लोकतंत्र सवाल पूछने की जगह है, पूजा करने की जगह नहीं है। आप पूजा कीजिए कि आपको मंत्री बना दिया जाए। जनता और विपक्ष पूजा करने के लिए नहीं चुना गया है, विपक्ष सवाल पूछने के लिए चुना गया है। एक साहब कहते हैं राहुल अभी इमेच्योर हैं। अच्छा है भाई, मैच्योर हो जाए, एप्स्टीन फाइल में उनका नाम आने लगे, अमेरिका के सामने जाकर झुकने लगे, इजराइल में जाकर डांस और सिंग करने लगे। ये सब हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये इमेच्योरिटी बनी रहे ताकि जनता के सवाल पूछते रहें। जो जनता के सवाल नहीं पूछ सकता है वो विपक्ष का नेता कैसे होगा? राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल है कि डीडीजी इंपोर्ट करने का क्या मतलब है। डीडीजी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन्स है। दरअसल मक्के के दानों से चारा बनाया जाता है पशुओं का। ये इंपोर्ट करने का, ये अमेरिका से मंगाने का क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि भारतीय जानवरों को जीएम अमेरिकी मक्का से बने डिस्टिलर अनाज यानी कि चारा खिलाया जाएगा? क्या इससे हमारे डेयरी प्रोडक्ट प्रभावी रूप से अमेरिकी कृषि उद्योग पर निर्भर नहीं हो जाएंगे? क्या हमारे देश में चारा भी नहीं मिलता है? क्या अमेरिकी चारा मंगाया जाएगा? आगे सुनिए। अगर हम जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति दे देते हैं, इंपोर्ट को परमिट कर देते हैं, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और देश भर के हमारे सोयाबीन किसानों का क्या होगा? वे एक और झटका कैसे झेल पाएंगे? क्योंकि बाहर से तेल आएगा, तेल की कीमत गिर जाएगी। तेल की कीमत गिरेगी तो भारत में जो कंपनियां हैं वो सोयाबीन की कीमत घटा देंगी, यानी किसानों को अपने सोयाबीन के लिए कम पैसा मिलेगा। आप बताइए किसान इसको कैसे झेल पाएंगे? तीसरा सवाल है, जब आप अतिरिक्त उत्पाद कहते हैं यानी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स कहते हैं, तो इसमें क्या क्या शामिल है? क्या यह समय के साथ दाल और दूसरी फसलों को अमेरिकी इंपोर्ट के लिए खोलने का दबाव है? क्या उसका पहले से संकेत दे दिया गया है? चौथा सवाल पूछते हैं कि गैर व्यापार नॉन ट्रेड बाधाएं हटाने का क्या मतलब है? क्या भविष्य में भारत पर जीएम फसलों पर अपने रुख को ढीला करने,
खरीद को कमजोर करने और एमएसपी और बोनस को कम करने का दबाव डाला जाएगा। इस बात को समझिए। कहा गया है गैर व्यापार बाधाएं खत्म कर दी जाएंगी। अब आप देखिए, हमारे यहां एमएसपी है। एमएसपी से नीचे की कीमत पर आप नहीं खरीद सकते अनाज। अब समझिए, विदेशी अगर चीजें आती हैं, बाजार में बिकती हैं और उनकी कीमत हमारे एमएसपी से कम होती है, तो सारी कंपनियां जो खरीदती हैं अनाज वही खरीद लेंगी और हमारे किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगा। तो क्या एमएसपी को बनाए रखने के लिए बढ़ाने की जगह कम किया जाएगा? ये राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। और आखिरी सवाल है कि एक बार ये दरवाजा खुल गया तो हर साल इसे और ज्यादा खुलने से हम कैसे रोकेंगे? क्या इसकी रोकथाम होगी या हर बार सौदे में धीरे धीरे और फसलों को भी मेज पर रख दिया जाएगा? यानी शुरुआत में तो आप कह रहे हैं, पहले दालों का नाम आया था, फिर दाल का नाम हटा दिया गया। कृषि मंत्री कह रहे हैं सेंसिटिव अनाज नहीं शामिल किए जाएंगे, लेकिन एक बार रास्ता खुल गया तो क्या कल को बाकी अनाज भी इसमें शामिल हो जाएंगे? और बाकी अनाज अगर शामिल होंगे तो किसानों का क्या होगा? ये राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं। इसका जवाब देने में क्या दिक्कत है? कोई मंत्री बैठ जाए, कृषि मंत्री बैठ जाए, कृषि का मामला है, कोई मंत्री बैठ जाए और पॉइंट बाय पॉइंट शराफत से इसका जवाब दे दे, बात खत्म हो गई। लेकिन जवाब नहीं देना है, इसलिए लगातार बदतमीजियां की जाती हैं। कोई कहता है बच्चे हैं, कोई कहता है इमेच्योर हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब आप सवालों के बदले गालियां देते हैं तो दरअसल सामने वाले को छोटा नहीं करते, ये बताते हैं कि उसके सवालों के सामने आप छोटे हो गए। तो ये इंटरनेशनल पॉलिसी चल रही है जिसमें पाकिस्तान रशिया के करीब जा रहा है, अमेरिका से उसके रिश्ते इंटैक्ट हैं, चाइना से उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, टर्की से रिश्ते अच्छे हैं, मुस्लिम कंट्रीज से उसके रिश्ते लगातार अच्छे हैं ही। और आप अमेरिका और इजराइल के चक्कर में भारत की संप्रभुता को लगातार कम करते जा रहे हैं और भारतीय व्यापारियों और किसानों के हित को आपने बाजार में रख दिया है। और कोई सवाल पूछे तो गालियां, तमाशा, ट्रोलिंग। असर देश की जनता पर ही होना है भाइयों। सवाल पूछना और सवालों को समझना सीखिए, वरना जो हो रहा है वो हम भी झेलेंगे और आप भी झेलेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।